मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं 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 नहीं। देखो ना, वो आदमी कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी सुंदर हीरे की अंगूठी गिफ्ट कर रहा है। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। देखो ना, और मैंने तो तुमसे सिर्फ एक गोल्ड की रिंग मांगी थी, तुमसे वो भी ना हो सका। देखो ना वो लड़की कितनी ज़्यादा खुश है। क्या रखा है यार इन हीरे मोती सोने चांदी में। असली मजा तो इंसान का साथ में है, प्यार में है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम्हारा दिमाग यहाँ सोनी चांदी में अटका पड़ा है। अरे जब मैं खुद तुम्हारे हाथों का छल्ला बना हुआ हूँ तो तुम्हें किसी अंगूठी की क्या जरूरत। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे सोने की रिंग दिलाओगे भी या नहीं। यार तुम तो जानती हो अभी ये पॉसिबल नहीं है। वैसे भी पापा के ओर से ही मुझे पैसे मिलते हैं और उससे ही मैं अपना जो मुझे जेब खर्च मिलते हैं उससे मैं तुम्हें शॉपिंग करवा देता हूँ। और पिछले महीने ही तो तुम्हें मैंने पूरी 20,000 की शॉपिंग कराई है। अभी इतनी जल्दी गोल्ड की ईयररिंग कहाँ से लेकर आऊँगा। पापा बार बार उनसे इतने सारे पैसे लूंगा तो मुझसे पूछेंगे नहीं। और वैसे भी तुम तो जानती हो ना कि पापा चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस संभालूं। पर मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छी जॉब करूँ, गवर्नमेंट जॉब करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पुलिस में जाऊँ, पुलिस बनकर लोगों की और देश की सेवा करूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं पापा का बिजनेस ज्वाइन करूं। मेरा तो सपना है पुलिस में जाना। पर तुम देखो ना, अगर मैं बार बार उनसे पैसे लूंगा तो मुझसे सवाल नहीं करेंगे क्या। तुम्हारे किए ना कुछ नहीं हो सकता, और कभी भी नहीं हो सकता। मेरे लिए तो तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं है। कोई भी चीज़ मेरे लिए पॉसिबल होती ही नहीं है। लोग अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए हीरे की नेकलेस तक दिला देते हैं, हीरे के कंगन दिला देते हैं, और मैंने तो सिर्फ एक गोल्ड की रिंग मांगी है, वो भी तुमसे नहीं दिया गया। मुझे अच्छे से समझ में आ गया मेरी क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारी नज़रों में। अरे यार बात समझो। तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगले महीने कोशिश करूंगा। अगले महीने किसी तरह से पापा से एक्स्ट्रा पैसे ले लूंगा या माँ से पैसे लाकर तुमको दे दूंगा गोल्ड की इयररिंग। अरे यार इतनी जल्दी गोल्ड की रिंग, जानती नहीं हो ना कि गोल्ड आजकल कितना महंगा हो गया है। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं सब समझ रही हूँ। एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से प्यार किया था, पर वो तो फटीचर निकला, भिखारी निकला। पता नहीं तुम चाहते क्या हो। तुम्हारे पास पैसे भी हैं, तुम्हारे बाप के पास भी पैसे हैं, पर ना तुम मुझ पर खर्च नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, जब तुम्हारी नज़र में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है तो हम एक दूसरे से मिलकर क्या करेंगे। आइंदा से तुम मुझसे तभी मिलना जब तुम्हारे हाथों में वो गोल्ड की रिंग हो तो। अरे शिखा मेरी बात तो सुनो। शिखा। हमें क्या तुमने बेवकूफ समझ कर रखा है? रोज आ जाती हो हमारा टाइम खाने। कभी नेकलेस, कभी ब्रेसलेट, कभी कंगन, कभी ये कभी वो, कभी पायल। तरह तरह की ज्वेलरीज निकलवाती हो, हीरे की, मोती की, सोने की, और लेती एक भी नहीं हो। मुझे क्या पता नहीं है, तुम रोज हमारे यहाँ टाइम वेस्ट करने आ जाती हो। अब चली जाओ यहाँ से, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तब आना यहाँ पर। यू जस्ट शट अप। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी कितनी समझदार लड़की हूँ, कितने बड़े घर की लड़की हूँ। चाहूँ ना तो तुम्हारी ये दुकान में 2 मिनट में खरीद लूँ। जब तुम्हारे पास कोई अच्छे डिज़ाइन ही नहीं है तो तुम मुझे क्या रास्ता दिखा रही हो। मैं खुद ना आऊँ तुम्हारी दुकान पर। मैं तो आती थी इसलिए क्योंकि मुझे लगता था इतनी बड़ी ज्वेलरी शॉप है, यहाँ के लोगों को कुछ मैनर्स होंगे, कुछ तमीज़ होगी अपने ग्राहकों से बात करने की। शायद तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पर बार बार आती थी। पर आकर मुझे पता चल गया तुम लोगों के पास तो डिज़ाइन ही नहीं है। इस दुकान का मालिक ही बेकार है, जिसने तुम जैसे वर्कर्स रखे हुए हैं, जिन्हें ना तो डिज़ाइन का कुछ पता है और ना ही तो ये पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, फैशन सेंस क्या है। वही ओल्ड घिसी पिटी चीज़ें दिखाओगी तो कौन खरीदेगा उसे भला। एक्सक्यूज मी मैडम, आई एम सो सॉरी। आपको इस ज्वेलरी शॉप में अपने मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिली। पर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूँ यहाँ का ऑनर। मैं ही वो गधा हूँ जिसने इन जैसों को जॉब पर रखा हुआ है। पर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप हमें बताइए कि आपको कैसे डिज़ाइंस चाहिए, और वैसे ही डिज़ाइंस ना यहाँ पूरे शोरूम के हर एक शोकेस में रखवा दूंगा मैं। देखिए मैडम, अब आपके जैसे लोग आए तब तो हमें पता चले कि आखिर दुकान में चल क्या रहा है। रीटा, मैडम को अच्छी से अच्छी ज्वेलरी दिखाओ। पर सर इनके पास। तुम्हें जो बोला है वो करो। अच्छे से अच्छे डिजाइन दिखाओ मैडम को। जो भी इन्हें पसंद आए वो इन्हें दे दो, समझी। कैश करने की और पेमेंट करने की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो भी लेना चाहे इन्हें दे दो। चलिए मैडम, अब तो आप खुश हैं ना। मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। हमारी और हमारे स्टाफ की वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम्स हुई और हमारे स्टाफ ने आपके साथ बदतमीजी से बात की। उसके लिए इस पूरी शोरूम का मालिक आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है।
क्या आप तो आप मुझे माफ़ करेंगी? ठीक है, कर दूंगी, पर इतनी सारी ज्वेलरीज लेने के बाद अगर आप मुझे एक कप कॉफ़ी पिलाने किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर चलेंगी तो। 4 महीने बाद। घर तो तुम्हारा वाकई में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर चाकर, इस घर में तो हर वो चीज़ है जो ज़िंदगी को आसान बना सकती है। पर मेरी ज़िंदगी को तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही आसान बना सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, इस घर की असली मालकिन बनाना चाहता हूँ तुम्हें। तुमसे प्यार करने लगा हूँ जिस दिन से तुम्हें देखा है, उस दिन से। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो मैं उसी दिन जान गई थी जिस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे आप नहीं तुम कहकर बुलाओ। और इन 4 महीनों की मुलाकातों में वाकई में हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे अपना कोई नहीं है। ये घर सूना था, मेरी जिंदगी खाली थी। तुम आई तो सब कुछ बस गया। सोचा नहीं था जिंदगी के इस मोड़ पर कभी मुझे दोबारा से प्यार मिलेगा। एक बार मेरी शादी हुई थी, पर मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार भी करता था। हम लोग बच्चे के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक से एक बार वो प्रेग्नेंट हुई, और जब डिलीवरी का टाइम आया तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर ना तो बच्चे को बचा सके और ना ही उसको बचा सके, मेरी वाइफ को। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही काम काज में ढाल लिया। कभी सोचा ही नहीं कि ज़िंदगी में जब जब ऐसा मोड़ आएगा, जब मैं अकेला हो जाऊंगा, तो मुझे भी किसी के साथ की ज़रूरत होगी। और वो साथ आज तुमने पूरा कर दिया। मैं बहुत एहसानमंद हूँ तुम्हारा, जो तुम मेरी ज़िंदगी में आई। अरे फ़ोन काटो नहीं, उठा भी लो। अरे हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। तुम कॉल रिसीव करो, तब तक मैं जाकर जरा कार बाहर निकलवाता हूँ। इसके बाद हम लोग जरा रेस्टोरेंट चलते हैं, कहीं अच्छी जगह खाते पीते हैं, बैठते हैं। थोड़ा देर तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। हेलो हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो आदर्श। देखो आदर्श, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, अगर तुम्हारे पास सोने की अंगूठी होगी जिस दिन, उस दिन तुम मुझे फ़ोन करना। पर अब मुझे सोने की अंगूठी ही नहीं चाहिए, साथ में मुझे सोने के इयररिंग्स भी चाहिए। क्या वो भी दे सकते हो तुम मुझे? एक एक चीज़ के लिए जब तुम मुझे अभी तरसा रहे हो तो शादी के बाद कितना तरसाओगे, मैं तो सोच ही नहीं पाती। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। रहने दो, अब दोबारा मुझे कॉल मत करना। और एक बात बता दो, जब एक इंसान एक बार फ़ोन काटे ना, तो समझ लेना चाहिए कि वो इंसान मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, समझे? अब फ़ोन रखो और दोबारा कॉल मत करना। नहीं यार, प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैंने गोल्ड की रिंग का इंतजाम कर लिया है। ये रिंग भी तुम्हें जल्दी ही दिला दूंगा। तुम्हें मेरे सामने किसी चीज़ की भीख नहीं मांगनी होगी। मैं पुलिस की जॉब करूंगा और देखना सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास 2 रोटी ही रहेगी, लेकिन हम उसमें सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तुम समझने की कोशिश करो। देखो आदर्श, तुम आदर्शों पर चलो, पर मैं आदर्शों को नहीं मानती। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, जिंदगी में सब कुछ पैसा ही होता है। प्यार करके ना पेट नहीं भरा जाता, समझे? निधि, मेरे सच्चे प्यार का क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ निधि। पर आदर्श, प्यार करने के लिए ना पैसे भी चाहिए, जो कि तुम्हारे पापा के पास है पर तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पापा तो तुम्हें कुछ देते ही नहीं है। छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए तुम खुद तरसते हो, मेरी ज़रूरतें क्या पूरी करोगे? देखो आदर्श, हमारे बीच जो कुछ भी था वो अभी यहीं ख़त्म हो गया, और बस यही समझ लो कि अब तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। हद हो गई है इस आदमी की। अच्छा खासा मेरी ज़िंदगी सेटल हो रही थी, मेरी शादी के प्लान बनाए जा रहे थे, वो बुढ़ा इतने मुश्किल से माना है शादी करने के लिए। ऊपर से ये बार बार फ़ोन करके मेरे प्लान को स्पॉइल न कर दे कहीं। एक काम करती हूँ, डिस्टेंस वेडिंग प्लान करती हूँ और चली जाती हूँ यहाँ से कहीं दूर दूर, देहरादून में जाकर शादी कर लूँगी। यहाँ रही तो ये मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। ये पागल है, ये आदर्श का बच्चा ज़बरदस्ती मुझे 2 रोटी खिलाएगा। सूखी नहीं खानी मुझे, 2 सूखी रोटी नहीं चाहिए मुझे प्यार, मुझे तो चाहिए बस पैसा, दौलत बेशुमार। अरे मैं उसकी मामी हूँ, मैं क्या तुमसे झूठ बोलूँगी, सच ही बोल रही हूँ। वो यहाँ से दूर जा चुकी है, वो गई है देहरादून, वहाँ से शादी कर ली है उसने। और शादी को उसके तो 3-4 दिन भी हो गया है। अपना नंबर इसीलिए बंद करके रखा होगा, अपना नंबर भी बदल दिया है उसने। अरे इतने बड़े उद्योगपति की बीवी बन गई है अब,
भले ही वो बुढ़ा 70 साल का ही क्यों ना हो, पर उसके पास पैसा तो है। इतनी बिगड़ैल औलाद तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे भैया, वो पैसे के पीछे थी, तुम पता नहीं कहाँ उसके पीछे रोल रहे हो। मैं बता तो रही हूँ, शादी करके अब अपना जाएगी, मुंबई में सेटल हो जाएगी। वो यहाँ लौट कर थोड़े ना आने वाली है। नहीं मामी, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं उससे बहुत प्यार करता था और वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मामी मामी प्लीज आप मुझे उसका नया नंबर दे दो, मुझे उससे बात करनी है। अरे भैया, तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या करोगे अब नया नंबर लेकर? बता तो रही हूँ कि शादी को 3-4 रोज हो चुके हैं। समझ में आता है कुछ तुम्हारे? अरे अब वो लड़की तुम्हारी नहीं रही, समझो ये बात। अगर उसे तुमसे शादी करनी होती तो वो यहाँ न रहती, तुम्हारे पास न जाती। उसे जिससे शादी करनी थी सो कर ली। अरे एक नंबर की चंट लड़की है, ना जाने तुमने उसमें क्या देख लिया। उसकी हसीन शकल पे फिदा होकर तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो। जाओ भाई, अपनी जिंदगी जियो जाकर। नहीं मामी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो तो मुझसे प्यार करती थी। गोल्ड की इयररिंग्स मांग रही थी। काश मैंने उसे दे दी होती तो शायद वो मुझे छोड़कर ना जाती। अरे गोल्ड की इयररिंग्स क्या, गोल्ड का बंगला भी लिखा देते ना, तो तुमसे बड़ा कोई मिलता तो वो उसके साथ निकल लेती। अरे वो क्या चीज़ है ना, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, तुम्हें क्या ही पता। राम जाने कि कैसे इतने सारे लड़कों को उलझा लेती है वो अपने प्यार में। लो, अच्छा किया सारी सच्चाई इस बेचारे को बता दी, बेवकूफ़ कहीं का। और वो लड़की इतनी चालाक, अपने मामा मामी को जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अरे हमारी तक नहीं हुई, वो किसी और की क्या होगी। अब इसको कौन ही समझाए। ऐसे ही ना होता तो उसके प्यार में पड़ के रो थोड़े ना रहा होता। अरे वो लड़की सिर्फ रुलाने वालों में से ही है, किसी को खुश नहीं रख सकती वो। पैसे के लिए उस लड़की ने 70 साल के बुढ़े से शादी कर ली। अब इससे ज्यादा कोई क्या ही गिर सकता है नीचे। पागल हो गया है तू। ये तो क्या कर रहा था? तू जहर खाने जा रहा था। तेरे मन में एक बार भी मेरा और अपने पापा का ख्याल नहीं आया? एक बार भी तूने नहीं सोचा कि हम लोगों का क्या होगा तेरे जाने के बाद? हाँ हाँ, बोल। आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था माँ कि वो अब मेरी नहीं है। वो मुझे छोड़कर चली गई। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता था। माँ वो ऐसे कैसे मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर सकती है? माँ, उसने मुझे एक बार कुछ बताया भी नहीं। वो ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है? माँ, पूरे पूरे कॉलेज के टाइम से मैं उससे चाहता था। पूरे 5 साल का रिलेशनशिप था हमारा। माँ, मैं तो उससे शादी के बारे में भी सोच रहा था। कैसे वो मुझे छोड़कर जा सकती है माँ, कैसे? जो बीत गया बेटा, उसे जिंदगी से भुलाना ही पड़ता है। सच्चाई तो ये है कि हम सिर्फ अपने जिम्मेदार हो सकते हैं, सामने वाले के नहीं। अगर वो तुझसे प्यार नहीं करती थी तभी तो वो तुझे छोड़ कर गई। और एक बात है बेटा, ज़बरदस्ती कभी किसी को किसी से प्यार नहीं करवाया जा सकता। वो तेरी कभी थी ही नहीं। यही बात सोच ले और एक्सेप्ट कर ले। आइंदा से ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करना। अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं और तेरे पापा कैसे जिंदा रहेंगे? अगर तुझे खुद सुसाइड करना होगा ना, तो सबसे पहले तो हमें जहर दे देना, जिससे हम भी मर जाए। क्योंकि तेरे बगैर तो हम जी नहीं पाएंगे ना बेटा। हाँ हाँ, और लाड प्यार से समझाओ अपने बेटे को। इसी लाड प्यार का तो नतीजा है कि आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पहले ही कहा था कि बिजनेस संभालो, तब बिजनेस नहीं संभाला। नौकरी करनी थी महाशय को। आज जब बिजनेस ना संभालने के चलते लड़की छोड़कर चली गई, जब जेब में कड़की होगी तो क्या पास में आएगी लड़की? छोड़कर चली गई तो अब महाशय रोएंगे, उसके याद में जहर पियेंगे। यही सब देखना बाकी रह गया था। तुम्हारा बेटा तो एक से एक कांड कर रहा है। वाकई में तुम्हारी परवरिश का तो मैं क्या ही कहूँ। आप देख रहे हैं ना अभी उसकी हालत। कम से कम अभी तो नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ कि हमें आने में थोड़ी देर ही कर देनी चाहिए थी। खा लेने देना था इसे जहर। जब इसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है तो हम क्या करने इसकी जिंदगी की परवाह करें? भाई तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, जो तेरे दिल में आए कर ले। मर जाए एक लड़की के पीछे। वैसे भी वही लड़की तो तेरी सारी जिंदगी थी। हम लोग तो तेरे लिए कोई मायने रखते नहीं, ना तेरी अपनी जिंदगी कोई मायने रखती है। जिंदगी को तो तूने मजाक बना कर रखा हुआ है। न तो जिंदगी में कुछ हासिल करने की उम्मीद है, ना ही जिंदा रहने की। तो भाई ठीक है, जो तेरे दिल में आए सो कर ले। ये आप कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं? बेटा, तू अपने पापा की बातों का बुरा मत मानना। क्या है ना कि तूने इतना गलत कदम उठाया कि वो बहुत दुखी हो गए हैं, नाराज भी हैं तुझसे। पर आइंदा से ऐसा कभी कुछ मत करना बेटा। तुझे मेरी कसम है, तो मेरी जान है। तो अगर तुझे कुछ हुआ ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी बेटा, मर जाऊंगी मैं। माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी के लिए मैं अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर रहा था? माँ,
मैं वैसा दोबारा कभी कुछ नहीं करूँगा। आप देखना, मैं ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करूँगा, कामयाबी भी, रुपया पैसा भी, सब कुछ माँ। देखना आप, मैं कमज़ोर नहीं हूँ माँ, मैं बिल्कुल कमज़ोर नहीं हूँ। हाँ मेरे लाल, मैं जानती हूँ तू कमज़ोर नहीं है, और मुझे पता है मेरा बेटा एक दिन वो सब हासिल करेगा जो वो करना चाहता है। 5 साल बाद। माँ प्लीज़ अभी नहीं, मुझे ना तो भूख है और ना ही तो मेरा खाने का ही दिल है। मैं अपना जा रहा हूँ ऑफिस में, वहाँ मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद टाइम मिलेगा तो मैं कुछ खा लूँगा। और आप प्लीज़ मेरी चिंता करना बंद करो और अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी सेहत पर। मैं तो अपना ध्यान दे ही रही हूँ बेटा, पर जैसे तेरे पापा थे ना वैसे ही तू भी बन गया। मैं चाहती थी कि तू एक अच्छा इंसान बने, मुझे खुशी थी कि तेरे अंदर इमोशंस है, पर उस लड़की ने अपने जाते जाते ना तेरा सारा इमोशन ही ख़त्म कर दिया। तू आज इतना बड़ा उद्योगपति बन गया है, सब कुछ है तेरे पास, मान सम्मान है, रुपया पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, पर जो खो गया ना वो तेरी भावनाएं हैं बेटा। अब तू इंसान तो है पर वो भी बिना भावनाओं के। माँ आप गलत समझ रही हैं, भावनाएं हैं मेरे अंदर, मैं आज भी आपको बहुत प्यार करता हूँ और उस लड़की के जाने से ना कुछ भी नहीं बदला है। पर एक बात है माँ, उस लड़की ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा इसीलिए किया ना क्योंकि मैंने उसे अपने इतने करीब आने दिया। अगर मैं उसे अपने इतना करीब ना आने देता ना तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो मुझे धोखा दे पाता। माँ मैंने अपने आप को इतना कमज़ोर बनाया, तभी किसी ने मुझे तोड़ा। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को इतना कमज़ोर ना बनाऊँ कि जिससे कोई और आकर मुझे दोबारा से तोड़ सके। हेलो मैडम, नमस्ते। मैडम वो देवदत्त सर हैं क्या? देवदत्त सर? उनसे तुम्हें क्या काम? तुम तो कोई लड़की हो, ऑफिस में काम करती हो क्या? हाँ, उनसे तुम्हें क्या काम है और तुम घर पर क्यों आई हो? मैडम वो मेरे पिताजी का नाम राम प्रसाद जी है, वो गांव में एक स्कूल टीचर है। मैडम मेरी माँ अभी कुछ समय पहले बहुत बीमार थी, उनके इलाज के लिए मेरे पिताजी ने देवदत्त सर से कुछ रुपए उधार लिए थे और उसी उधार को चुकाने के लिए मेरे पिताजी बहुत परेशान हैं। परसों शाम को उनको हार्ट अटैक भी आ गया था, वो देवदत्त सर से खुद बात करने नहीं आ पाए, इसीलिए मैं आई हूँ। मैडम अगर हमें कुछ समय की मोहलत मिल जाएगी तो मैं कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी जॉब करके जल्दी ही देवदत्त सर के पैसे चुका दूंगी, पर उसके लिए पहले मुझे उनसे बात करना ज़रूरी है। मैडम क्या आप मेरी उनसे बात करा सकती हैं? मैं लिख कर गारंटी देती हूँ, मैं उनके सारे पैसे चुका दूंगी, पाई पाई चुका दूंगी, पर प्लीज़ वो मेरे घर पर मेरे पापा के पास किसी को भेजे नहीं, उन पर कोई दबाव नहीं बनवाए। ओ लड़की सुनो, बिजनेस ना पैसे और रुपए पर चलता है, इमोशंस पर नहीं, समझी? इमोशन का बिजनेस में कोई स्थान नहीं होता। तुम्हारे बाप को जब जरूरत थी पैसों की तब मैंने उन्हें पैसे उधार दिए थे, तो आज उसके बदले में क्या मेरा अधिकार नहीं बनता कि मुझे मेरे पैसे वापस मिले? तुम्हारी माँ तो अब रही नहीं, जिसके इलाज के लिए तुम्हारे पिता ने पैसे लिए थे, तो क्या उनके इलाज का ठेका मेरा था? मैंने ले रखा था। हाँ, जब राम प्रसाद को कभी पैसे लौटाने ही नहीं थे तब उसने उधार लिए ही क्यों? और जब उधार चुकाएगा नहीं तो लोग तो भेजने ही पड़ेंगे ना मुझे। सर मैं मानती हूँ कि मेरे पापा ने उधार लिए थे पैसे, और मैं ये भी मानती हूँ कि पैसों को चुकाना ज़रूरी है। सर ज़रूरत हमारी थी, हमने इसलिए आपसे उधार लिया था, और ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी माँ के जाने के बाद हमारा कोई इरादा नहीं है वो पैसे चुकाने का। सर आपने हमारी कठिन समय में मदद की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ऐसे समय में हमारी मदद की। पर सर अभी हमें थोड़ी सी मोहलत देकर एक बार हमारी और मदद कर दीजिए, थोड़ी मोहलत दे दीजिए सर। मैं जॉब ढूंढ ही रही हूँ, जल्दी से जल्दी मुझे कोई जॉब मिल जाएगी, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। पर अभी आप जब लोगों को भेजते हैं मेरे घर पर, मेरे पापा के पास, तो वो परेशान हो जाते हैं। वो एक ईमानदार इंसान है, इस तरह से परेशान हो जाते हैं। परसों उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप उन्हें परेशान मत करवाइए। देखिए सर मैं अपनी माँ पहले ही खो चुकी हूँ, अपने पिता को भी नहीं खोना चाहती। मैं वादा करती हूँ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गिरवी रखने को तैयार हूँ, पर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। पर सर प्लीज़ आप मेरे पिताजी को मत परेशान करिए। अच्छा, तो तुम जॉब करके मेरे पैसे चुकाओगी? पता भी है कि कितने पैसे हैं? पूरे के पूरे 8 लाख रुपए हैं। तुमने कभी जिंदगी में 1 लाख रुपए भी साथ में देखे हैं? पूरी जिंदगी भी लगा दोगी ना तब भी 8 लाख नहीं कमा पाओगी। अरे 8-10 हजार से ज्यादा प्राइवेट की कोई नौकरी में पैसे मिलते ही नहीं है। कहाँ से चुका दोगी मेरे पैसे, और कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर? सर मैं मानती हूँ कि पैसे ज़्यादा है, पर मेहनत से ज़्यादा नहीं है। मैं मेहनत करूँगी, मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आपके पैसे लौटा दूंगी। सर मैं दिन रात काम करूँगी,
पर सर प्लीज़ अभी आप मेरे घर पर किसी को मत भेजिएगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपके पैसे चुका दूंगी सर, लेकिन मेरे पिताजी को अगर कुछ हो गया ना तो मैं उन्हें वापस नहीं ला पाऊंगी और ना ही आप उन्हें मुझे लौटा पाएंगे। बस बहुत हो गया, तुम जाओ यहाँ से, मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है। जाओ। 8 लाख रुपए का उधार है। तुम क्या सोच रही हो? क्यों छोड़ दिया उसे? जाने क्यों दिया? बिजनेस ना दिल से नहीं चलता, दिमाग से चलता है, समझी? रुपए पैसे ऐसे ही लोगों को छोड़ता रहा तो मेरा हो गया कल्याण। और तुम क्यों मेरे बिजनेस के बीच में पड़ रही हो? तुम अपना घर गृहस्थी संभालो, बिजनेस के बीच में मत आओ। बात बिजनेस की नहीं है, बात इस लड़की की है। ये लड़की मेहनती है, ईमानदार है और साथ साथ में परिवार को समझने वाली है, परिवार से प्यार करने वाली है। अभी मैंने सुना है कि आप चुनाव में खड़े होने वाले हैं। देखिए, मैं ना आपके लिए बस एक रास्ता देख रही थी इस लड़की के रूप में, और अपने घर परिवार के लिए भी। देखिए, अगर इस लड़की को हम अपने घर की बहू बना लेते हैं तो आपका भी नाम होगा कि आप एक गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाए हैं, और चुनाव जीतने में इससे आपको सहयोग मिलेगा। और दूसरी बात कि अभी हमारा बेटा शादी करने के लिए आदर्श तैयार नहीं हो रहा है। एक बार उसकी शादी हो जाएगी तो शायद वो भी ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाने के बारे में सोचे। देखिए, 8 लाख रुपए आपके बिजनेस में आने जाने जैसे हैं, बस कुछ ही समय की बात तो है। एक बार इस लड़की से शादी करवा दीजिए अपने बेटे की, इससे आप चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीतने में मदद मिलेगी आपको। लोग कहेंगे एक गरीब की मास्टर की बेटी को आपने अपने घर की बहू बना लिया। आप चुनाव जीत जाएंगे और इस लड़की का उधार माफ़ हो जाएगा। फिर समय बीतने के साथ ही हम इसे इस घर से निकाल देंगे। वैसे भाग्यवान, तुम कह तो सही बात रही हो। कल मीटिंग में भी सब यही कह रहे थे कि आपका तो इकलौता बेटा है, उसकी शादी कब करवाएंगे? असर तो पड़ ही रहा है हर जगह, और आदर्श की शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और किसी भी बड़े बिजनेसमैन की बेटी से उसकी शादी कराऊंगा, और उसका जैसा रवैया है ना लोगों के प्रति, उलझा हुआ और क्रूरता वाला, अगर ऐसा ही व्यवहार उसने किसी बड़े घर की लड़की के साथ कर दिया ना तो मेरा बिजनेस तो जो चौपट होगा होगा ही, मेरा राजनीतिक कैरियर भी पूरी तरह से डूब जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसमें तो मुझे भी गोल्डन चांस दिख रहा है। 8 लाख तो मेरे हाथों की मैल के बराबर है। कोई बात नहीं, संतोष कर लूंगा। मैं कल ही उस मास्टर को बुलाता हूँ और मैं उससे बात करता हूँ। और बात भी सही है, कोई सौदा बुरा नहीं है। एक बार उस लड़की को अपने घर की बहू बना लूं, मैं चुनाव जीत जाऊं, उसके बाद उसे इस घर से निकाल दूंगा, और फिर तब तक आदर्श भी ठीक हो गया रहेगा। और फिर आदर्श के लिए किसी बड़े घर की अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आऊंगा और उससे उसकी शादी कराऊंगा। मुझे माफ़ करना बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा सौदा कर दिया मैंने, पर मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे अंदर मुझे उम्मीद दिखी है कि शायद तुम मेरे आदर्श की ज़िंदगी में वापस से उस भावनाएं ले आओ, वापस से उसे इंसान बना दो। अभी वो एक मशीन बन गया है। बेटा, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला है। एक औरत होकर एक औरत के लिए मैंने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, पर मैं क्या करती। इस वक्त मैं एक स्वार्थी माँ बन गई हूँ और मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छा जीवन साथी चुनना है। देखो राम प्रसाद, सौदा कोई घाटे का नहीं है। मैं तुम्हारे उधार लिए हुए 8 लाख रुपए माफ करने को तैयार हूँ। बदले में तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करानी होगी। बस इतनी सी ही बात है। माफ़ कीजिएगा देवदत्त साहब, पर मैं कितना भी छोटा आदमी, कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हूँ, पर मैं इतना भी बेकार आदमी नहीं हूँ जो अपनी बेटी को एक सौदे की तरह इस्तेमाल करूँ। मुझसे ये नहीं होगा। मैं आपके पैसे जल्द से जल्द चुकाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं मेहनत करूँगा, दिन रात मजदूरी करूँगा, अपने आप को घिस दूंगा, पर मैं ये नहीं करूँगा अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवा दूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो भी सिर्फ उधार माफ़ करने के चलते। मतलब कि ज़रूर आप लोगों का इसमें कोई ना कोई स्वार्थ होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी को किसी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है राम प्रसाद, तुम्हें ये सौदा मंजूर नहीं है तो फिर ठीक है, मेरे 8 लाख रुपए कल तक मुझे दे देना, वरना तो ना तुम्हारी ये झोपड़ी बचेगी और ना तुम्हारे सर पर पगड़ी। रुक जाइए देवदत्त सर। बिटिया, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, जाने दो इन्हें। इनके नज़र में लड़कियों की कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। ऐसे घर में मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज़ ना करूं। अगर ये वैसे ही तुम्हारा रिश्ता मांगते तो मुझे समझ में आता। 8 लाख रुपयों के बदले में अपनी बेटी की शादी कर दूं, मतलब कि इनके इरादे ठीक नहीं है। देखो बेटा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं अपने आप को बेच दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा, पर मैं ये नहीं होने दूंगा। पापा, समझने की कोशिश करिए। 8 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, और अभी परसों ही आपको हार्ट अटैक आया था। पापा, उनके कहने का तरीका भले ही गलत हो, पर वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। इतने बड़े घर परिवार का रिश्ता आपकी बेटी के लिए आया है। आप
आप हाँ कर दीजिए पापा। मुझे कोई कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं उनके घर की बहू बनने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि इसमें उनका कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा और शायद वो सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किलों भरा हो। पर पापा, मैं ये भी नहीं देख सकती कि आपको कोई बेइज्जत करे, आपको कोई बातें सुनाए। पापा, आप बस हाँ कर दीजिए। देवदत्त सर, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ और मेरे पापा भी। ये हुई ना समझदारी वाली बात। वाकई में राम प्रसाद, तुमसे समझदार तुम्हारी बेटी ही है। अब रो क्यों रहे हो, खुश हो। इतने बड़े घर परिवार की बहू बनने जा रही है ये। तुम बेकार में ही शंका कर रहे हो और बेकार में ही इस बेचारी को भी डरा रहे हो। देखो लड़की, तुमने हाँ कर दी है तो अब तुम भी सुन लो। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जिन पे राम प्रसाद ने साइन किए हैं 8 लाख रुपयों वाले, वो सब मैं कल तुम्हें दे दूंगा। तुम ले आकर अपना रख लेना, फाड़ देना, जला देना, जो दिल में आए कर लेना। मुझे अब वो 8 लाख रुपए नहीं चाहिए। बस मुझे तो पूरे शहर में ये ढिंढोरा पीटना है कि मैंने एक गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाया है। पापा, आप इतना मत रोइए। मैंने ये रिश्ते के लिए हाँ कोई मजबूरी में नहीं की है, अपनी मर्जी से की है। मैंने दृढ़ संकल्प लिया है, मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं हूँ ना पापा, मैं सब ठीक कर दूंगी। काश मैं इतना मजबूर ना होता तो आज मेरी बेटी को इस तरीके से अपने आप का सौदा न करना पड़ता। कितना मजबूर बाप हूँ मैं, अपने आंखों के आगे अपनी बेटी का सौदा होता हुआ देख रहा हूँ। मुझ पर तो लानत है, मुझे तो किसी कुएं में कूदकर मर जाना चाहिए। मैं तो जिंदा रहने के काबिल ही नहीं हूँ। ऐसा मत बोलिए पापा, ऐसा मत बोलिए। अगर आपने कुछ किया ना ऐसा, या आपने ऐसा सोचा भी, तो मुझे भी मार देना, क्योंकि अपनी माँ को तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ। आपको भी खो दूंगी तो मेरे पास खोने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हद होती है किसी बात की। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि आप लोग ये शादी वादी का विचार मेरे लिए छोड़ दीजिए। मेरी जिंदगी पर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। उसके लिए क्या फैसला सही है क्या गलत है ये मैं खुद निर्णय लूंगा। कोई और नहीं होता मुझे ये बताने वाला कि मुझे अब जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं। तेरा जिंदगी में लिया हुआ एक फैसला ना हम देख चुके हैं, जिसके बदले में तू जहर खाने जा रहा था, अपनी जान देने जा रहा था। और ये फैसला तेरी माँ ने और मैंने मिलकर लिया है। देख, तू बिजनेसमैन बनना चाहता है ना, तो बिजनेस की तरह से सोच। उस लड़की से शादी करना मतलब हमारे बिजनेस को ऊंचाइयां देना और मेरे राजनीतिक करियर को भी ऊंचाई देना। एक गरीब की बेटी को मैंने अपने घर की बहू बनाया है, ये देखकर कितने सारे लोग मेरी तारीफ करेंगे, कितने सारे वोट मिलेंगे मुझे, समझा तू। और मैं ना ये नहीं चाहता कि तू कोई गलती कर इसमें। बिजनेसमैन बनना चाहता है ना, तूने तो कहा था कि तेरे अंदर की भावनाएं खत्म हो गई हैं, तो उन्हें खत्म ही रहने देना। और उस लड़की से शादी करने से तेरी भावनाएं जिंदा हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, समझा। मैं बस ये चाहता हूँ कि हम ये चुनाव जीत जाए, मैं ये चुनाव जीत जाऊँ, मैं एक बड़ा नेता बन जाऊँ। उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू उस लड़की को इस घर में रखता है या उसे इस घर से निकाल देता है। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि उसे निकाल ही देना इस घर से। मेरा मकसद तो बस चुनाव जीतना है। ठीक है पापा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी आपकी तरह एक बिजनेसमैन बनकर ही सोचूंगा। अगर इससे हमारे बिजनेस को और आपके राजनीतिक करियर को फ़ायदा मिलता है तो फिर ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। ये शादी मेरे लिए एक बिजनेस डील से और अलावा कुछ नहीं होगी। ये सिर्फ मेरे लिए एक बिजनेस डील होगी। और जिस दिन ये डील ख़त्म हुई, जिस दिन आप बड़े नेता बन गए, उसी के कुछ दिनों बाद मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा। यकीन है तूने एक बिजनेसमैन वाली बात। वैसे मानना पड़ेगा, जिंदगी में पहली बार तुमने दिल से नहीं दिमाग से सोचा, और वो भी क्या तगड़ा सोचा यार। सच में यकीन नहीं होता मुझे कभी कभी, लेकिन अब लगता है कि हो भी सकता है, क्योंकि मेरी वाइफ जो, शायद मेरी संगत का असर हो गया तुम पर, तुम भी दिमाग से सोचने लगी। ऐसे ही तो बिजनेस हमारा आगे बढ़ेगा। चलो खैर, मैं कुछ मीटिंग्स के लिए बाहर जा रहा हूँ घर से। लड़की ने शादी के लिए हाँ ही कर दी है, आदर्श ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। बस अब इन दोनों की शादी करा दूं और पूरे शहर में ये ढिंढोरा पिटवा दूं कि मैंने एक गरीब मास्टर की बेटी को अपने घर की बहू बनाया है। मुझे लगा था कि मेरा बेटा इस शादी के से इनकार करेगा और अंत तक इसी बात पर डटा रहेगा। मुझे उससे ज़बरदस्ती शादी करानी होगी। पर अपने पिता की तरह ही अब वो भी दिमाग से सोचने लगा है। उसने भी शादी को एक बिजनेस डील बना दिया कि ठीक है, इतने समय तक मैं शादी में रहूँगा, बंधा रहूँगा, इसके बाद उस लड़की को छोड़ दूँगा। बेचारी बच्ची, हे भगवान, हिम्मत देना उसे। जो कुछ सहने वो इस घर में आने वाली है, उसके लिए वो उन लोगों के कर्मों का भुगतान करने वाली है जो कर्म उसने कभी किए ही नहीं।
मेरे पापा जिंदगी में पहली बार अकेले होंगे। कितना दुख हो रहा है मुझे। सोचा था कि कमाऊंगी, अपने पापा के साथ अच्छे से रहूंगी, उनकी खुशियों में, उनके दुख में, हर चीज में भागीदार रहूंगी, उनका साथ दूंगी। पता नहीं उन्होंने दवाई खाई होगी कि नहीं, मेरे बगैर कहीं रो तो नहीं रहे होंगे, कोई है ही नहीं देखने वाला। भगवान, आपने मेरी माँ को इतनी जल्दी मुझसे क्यों छीन लिया? आज वो मेरे पिताजी के साथ होती तो कितना अच्छा होता। मैंने सोचा था कि कभी पापा को अकेले नहीं छोड़ूंगी, पर हालात ही ऐसे बन गए। हे भगवान, मैं तो यहाँ हूँ, पर आप उनकी रक्षा करना। अगर मैं उन्हें फ़ोन करूँगी तो उन्हें यही लगेगा कि मैं अभी तक यहाँ अकेली हूँ, यहाँ के लोग मेरा मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। वो यही सोचेंगे कि शायद मैं एक सौदा हूँ। मैं बस उन्हें ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर खुश हूँ। रुको, ये घूंघट उंघट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई तुम्हारा पति नहीं हूँ, समझी? और हमारा ये रिश्ता सिर्फ नाम का है। बिजनेस डील है एक, जो बिजनेस डील है वो समय के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद तुम भी आज़ाद हो जाओगी और मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा। पर जब तक हम इस रिश्ते में बंधे हैं ना, तब तक ही बस बंधे हैं। तुम्हें ये फॉर्मेलिटीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई तुम्हारा पति नहीं हूँ, समझी? मुझे तो दुनिया भर की लड़कियों से ही नफरत है, और तुमसे भी है, समझी? इसलिए प्लीज़ आइंदा से मेरे करीब आने की या मुझसे कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ना ही मैं तुम्हें बता दूं कि ना ही मैं तुम्हें पत्नी का कोई अधिकार दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं थी शादी करने की। ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील है, और इसे वही समझो। जिस दिन हमारा काम खत्म हुआ उस दिन ये डील खत्म। तुम भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। बदले में तुम जो भी कहोगी तुम्हें उतने पैसे दे दिए जाएंगे, समझी? बिजनेस डील और शादी? हाँ तो और नहीं तो क्या। मुझे नहीं पता है क्या कि तुम्हारे पापा ने उधार पैसे लिए थे, उसके बदले में तुमने मुझसे शादी की है। तो बिजनेस डील नहीं है तो और क्या है? बिजनेस डील ही है, मेरी ओर से भी और तुम्हारी ओर से भी। तो इसे डील की तरह ही समझो। तुम इस घर में रह सकती हो, इस कमरे में रह सकती हो, पर ये इस बेड पर नहीं। इस बेड पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। ये मेरा बेड है, समझी? तुम यहाँ इस कमरे में रह सकती हो, पर मेरे बिस्तर पर नहीं, समझी? तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये एक बिजनेस डील है और समय के साथ ही खत्म हो जाएगी। तुम्हें ना तो मुझसे कोई उम्मीद रखने की जरूरत है, और ना ही तो मैं तुम्हारी किसी भी उम्मीद पर कभी खरा उतरूंगा, समझी? जी ठीक है। इतना बड़ा घर है ये, इतने सारे कमरे हैं यहाँ पर लोगों के दिल अलग अलग है। इस परिवार में किसी को किसी से कोई लगाव ही नहीं है, प्रेम की कोई जगह ही नहीं है। सब सारे रिश्ते नाते सब एक बिजनेस डील बनकर रह गए हैं। सब एक दूसरे से उतना ही बात करते हैं जितने से काम चल जाए, जितने से कहीं बिजनेस में कोई रुकावट ना आए। ये घर नहीं, एक बिजनेस डील का अड्डा बन गया है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऑफिस हो जहाँ सिर्फ काम की बातें होती हैं। ये कैसा घर परिवार है? ऐसा घर परिवार तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बाप को बेटे से कोई मतलब नहीं है, बेटे को माँ से कोई मतलब नहीं है, माँ को बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसी जिंदगी है? ये कैसा घर है? इतना बड़ा घर पर भावनाओं से रहित। बहू, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं पर मिल गई। वो क्या है ना कि गांव से मेरी सास आने वाली है, और मेरी जेठानी भी, और मेरी 2 नंदे भी। तो एक काम करना, अच्छा कुछ खाने पीने के लिए बना लेना। क्या है ना कि वो नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाती, तो इसलिए कुछ बढ़िया बढ़िया सा खाने पीने के लिए बना लेना। और वो बस तुम्हें देखने आ रही हैं, तो कोशिश करना कि यहाँ से खुश होकर जाएं। जी माँ जी। दोस्तों, मैंने शादी तो कर ली है, इस घर में भी आ गई हूँ, पर आगे मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है ना, ये जानने के लिए आपको हमारी इस कहानी का दूसरा भाग देखना होगा। आगे मेरी जिंदगी में क्या क्या घटित होगा ये आपको पता चलेगा कल इस कहानी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी कल आपको इस कहानी के दूसरे भाग में। दोस्तों, लग तो नहीं रहा है कि मेरी ससुराल की डगर आसान है। पता नहीं कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या आखिर तक मैं टिक भी पाऊंगी या नहीं, जानने के लिए ज़रूर देखिएगा हमारी इस कहानी का दूसरा भाग। तब तक के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी कल आपको अपनी इस कहानी के दूसरे भाग में। और दोस्तों, आपने हमारी यह वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें ज़रूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतज़ार करते हैं दोस्तों। अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी कल आपको अपनी कहानी के दूसरे भाग में। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, बाय बाय। बहू, केसरिया हलवा भी बना लेना खाने में, तेरी बुआ सास को बहुत पसंद है।
जी माँ जी।